तो वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं किसकी, जेनेटिक्स में हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम नीट एस्पेक्ट एज वेल एज फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चैप्टर को मिस तो बिल्कुल नहीं करना है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया था। अभी हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखते हैं कि डीएनए जो इतना लंबा लेंथ है, जिसका पैकेजिंग कैसे करते हैं कि ये इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जाता है। देखिए, ध्यान रखना ये चीज़ कि जब हमने डिस्टेंस दो बेस पेयर के बीच का देखा था, एट वॉज 0.34 नैनोमीटर, ओके, या 0.34 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated, okay, सिंपली हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर को 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर से, मतलब मीटर पर बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें पता है कि ये इतने टोटल बेस पेयर है और दो बेस पेयर के बीच का लेंथ, दैट वी नो दिस वन। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे देन इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। So a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus. Okay, तो इतना बड़ा 2.2 मीटर का वो उसके अंदर कॉम्पैक्टली कैसे पैक होता है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. Okay, so if the length of E. coli DNA, this is around 1.3 into 1.36 millimeter. Can you calculate the number of base pair? वो हम अलग देखेंगे. ठीक है. Now in prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. हमें पता है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड। ऐसे ही बस डीएनए पूरा कंडेंस फॉर्म में वहाँ रहता है सेंटर में। अभी स्कैटर्ड नहीं है, कंडेंस फॉर्म में क्यों है, कैसे है? द डीएनए, बिकॉज इट इज़ वॉट, नेगेटिवली चार्ज, is held with some protein that have positive charge in their region term as nucleoid, और उसकी वजह से ये compactly पैक रहता है और वहाँ पे प्रेजेंट होता है. The DNA in nucleoid is organized in large loop held by protein. ये सिंपली प्रोकैरियोट्स की बात है. अब बात करते हैं यूकैरियोट्स. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है ना, ये a protein acquire charge depending upon the abundance of amino acid residue with charge side chain. Histone are rich in basic amino acid. कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना. हिस्टोन में कौन से बेसिक अमीनो एसिड होते हैं? दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये सबसे ज़्यादा रहते हैं. इसकी वजह से हिस्टोन को कैसा चार्ज मिल जाता है? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है. बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी positive charge in their side chain. Histone are organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer. Okay, अब ध्यान रखना, हिस्टोन ऑक्टामेयर होता है. अब हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक्चुअली एनसीईआरटी में तो नहीं बता रखा है. ये हिस्टोन जो प्रोटीन है ये 4 तरह के हैं यहाँ पर. कौन कौन से? H1, H2, H3 एंड H4. H2 की फर्दर यूनिट है H2A एंड H2B. ओके, अभी ऑक्टामेर, ऑक्टामेर का मतलब जिसके अंदर 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो. यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4, इसके दो 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 मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं. तो ये हमें जो एक बॉल लाइक, यू कैन यू सी इन दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में हम 8 मॉलिक्यूल ये बना सकते हैं. ओके, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो दीज 8 मॉलिक्यूल एक्चुअली पूरा ऑक्यूपाई करेंगे. मैंने थोड़ा छोटा साइज बना दिया तो उसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया. तो यहाँ पे क्या है, H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल, H3 के एंड H4 के. समझ में आया? तो ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल, मतलब दो 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 ऑफ ईच, टू टू ऑफ ईच, ये क्या बना लेते हैं, एक दे विल मेक अ ऑक्टामेर. ओके, and H1, this is the H1 protein, it is mentioned over here. Okay, it is H1 protein जो साइड में ही ऐसे अरेंज रहता है, राइट. अब देखो पैकेजिंग कैसे होती है. ये जो है डीएनए, ये डीएनए क्या करता है, इट एंटर लाइक दिस, फिर वो ऐसे कॉइल किया, फिर एंटर किया एंड कॉइल करके निकल गया. ठीक है, अभी जो ये दोबारा जो निकला ना वो ऐसे ही निकल जाता है. एक्चुअली उसमें तो इस तरह से दिखा रखा है, ऐसे ही निकल जाता है, मतलब पूरा एकदम पूरा कॉइलिंग नहीं करता है. यू कैन इमेजिन कि ये एक बॉल है और डीएनए देखिए आया, एक लिया राउंड, दूसरा और बस यहाँ से निकल गया. समझ रहे हो? ठीक है, डीएनए यहाँ आया, इसने एक राउंड लिया
और फिर दूसरा राउंड लिया और बस निकल गया, पूरा कंप्लीट नहीं किया यहाँ वापस आके। ठीक है, समझे? पूरा क्या किया? कंप्लीट नहीं किया। इसलिए ये कितने टर्न लेता है? ये लेता है 1.65 टर्न। कंप्लीट 2 टर्न नहीं लेता, या बोल सकते 1/3/4 टर्न लेता है। ठीक है, नाउ दिस होल यूनिट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो चलिए थोड़ा सा इसे रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है आगे। द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। द टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है ना, कितना बेस पेयर होता है? 200। इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस, है ना। ये अब देखिए कैसे होता है, न्यूक्लियोसोम आया, अब ये कैसे प्रेजेंट होगा? देखिए यहाँ पे दिखा रखा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये कैसा होता है? इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है? दे आर न्यूक्लियोसोम। और ये क्या है? ये जो है ये डीएनए इस एंटर कर रहा है, फिर रैप कर रहा है, फिर एंटर कर रहा है, फिर रैप कर रहा है। तो ये क्या है? डीएनए, है ना, डीएनए, राइट। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिस पे बहुत सारी बीट्स है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इस तरह का ही आपको दिखाई देगा अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, लाइक दिस, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, तो क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ओके, व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए अब ये ऐसा आया, फिर ये और ज़्यादा फर्दर कॉइलिंग होगा, और एट लास्ट क्रोमोसोम कैसे बनाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, इट इज़ लाइक, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ये और कॉम्पैक्टली बाइंड होगा और ज़्यादा, एंड दे विल मेक लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस। डू यू गेट इट? देखिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला ही हम न्यूक्लियोसोम, ये सारे बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, यही और कॉम्पैक्टली बाइंड हुआ और इसने अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम बनाया जिसमें ये दोनों क्या हैं? दिस टू आर सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, एंड दिस इज सेंट्रोमियर। समझे बेटा? ओके, the beads on string structure in chromatins packaged to form the chromatin fiber that are further coiled and condensed in metaphase stage of cell division for to form chromosome। ध्यान रखना, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है रेस्टिंग फेज में, उस वक्त ऐसा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नहीं होता है, थ्रेड ही प्रेजेंट होता है। पर जब ये मेटाफेज में एंटर करती है, यानी कि जब ये सेल डिवीजन में एंटर करती है, तो ये स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्टली बाइंड हो जाता है और फिर ये बना लेता है क्रोमोसोम। The packaging of chromatin at higher level require additional set of protein that are collectively referred as non-histone chromosomal protein। ध्यान रखना, देखिए हिस्टोन प्रोटीन तो है ही, इसके अलावा कुछ और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी है, वो भी इसको हेल्प करते हैं और कॉम्पैक्टली बाइंड करने में। In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed, which stain light and are referred to as euchromatin. Okay, and the chromatin that is more densely packed and stain dark are called heterochromatin। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन is said to be transcriptionally active chromatin whereas hetero is inactive। यू से देखिए कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि यू मैंने आपको बता रखा है मतलब ट्रू, तो यानी कि क्रोमैटिन का वो पार्ट जो लाइटली स्टेन होता है, थोड़ा लूजली बाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और वो ही एक्चुअल में क्रोमैटिन पार्ट है जो क्या है? एक्टिव है, और जो आगे जाके इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, एक्सप्रेस करवा रहा है एंड ऑल दैट। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो इनएक्टिव पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, मतलब इससे कुछ भी कोड नहीं हो रहा है, कोई आगे एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। समझ आया यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब पता कैसे चला कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या प्रोटीन नहीं है? तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए जिसके थ्रू वी गॉट टू नो कि ये ही जेनेटिक मटेरियल है। समझे? ओके, even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, अगर आपने 5th चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको ये सब पता होगा,
नहीं पढ़ रखा है तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ 5th चैप्टर को एक बार पढ़िए ध्यान से। तो वहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट की हमने बात करी थी। दे हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोजोम्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल, बट क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटीरियल हैड नॉट बीन आंसर। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि क्रोमोजोम है, अब क्रोमोजोम में कौन सा मटीरियल एग्जैक्टली है वो उनमें आंसर नहीं आया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो आया दैट वाज दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1920 और फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज हैव गेव दिस प्रिंसिपल। तो नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। ओके, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, किस पे काम किया इन्होंने? स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इट वाज अ बैक्टीरियम, ध्यान रखना। ओके, नाउ it was responsible for causing the pneumonia. Witness a miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism, bacteria, had changed in physical form. Okay, तो उन्होंने देखा when Streptococcus pneumoniae bacteria are grown on a culture medium, some produce smooth shiny colony जिसको उन्होंने S नाम दिया, while other produce rough colony जिसको बोला R। मतलब क्या, दो तरह की कॉलोनी है। S स्ट्रेन जो है वो स्मूथ है, मतलब उसके चारों तरफ एक कवरिंग है। ओके, जबकि आर स्ट्रेन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, एंड ये क्या है, ऐसे रफ सा स्ट्रेन है, इसके ऊपर कोई स्मूथ कवरिंग नहीं है। एंड दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। किसका कोट है? म्यूकस पॉलीसेकेराइड का। ये क्या कर रहा है, इस एस स्ट्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर ये बॉडी के अंदर एंटर करा और हमारा इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम भी करेगा तो ये इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग को ब्रेक नहीं कर पाता, और उसकी वजह से ये एस स्ट्रेन डिजीज कॉज कर पाता है। यानी कि ये कैसा बन गया? इट बिकम विरुलेंट। कैसा बन गया? इट इज विरुलेंट। और ये कैसा है? ए विरुलेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बात करते हैं। While R strain does not, mice infected with S strain die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia because S strain के ऊपर कोटिंग है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिग्रेड नहीं कर पाता, और नाउ वो डिजीज कॉज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूमोनिया कॉज करता है, एंड एट लास्ट माइस डाई हो जाता है। बट आर स्ट्रेन रफ है, उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर देगा एंड इट विल नॉट डेवलप अ डिजीज और न्यूमोनिया। तो वही बात कर रहे हैं, एस स्ट्रेन माइस डाई, आर स्ट्रेन माइस लिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम, है ना। ये डिस्कवर दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल। तो अब उसने क्या किया? पहले एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, तो उसकी जो कवरिंग थी वो ब्रेक हो गई हीट किल्ड करने से। नाउ इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस लाइव, मतलब कि उसमें न्यूमोनिया डेवलप नहीं हुआ, यानी कि वो आर स्ट्रेन के जैसा काम करने लग गया। फिर उसने क्या किया? एस स्ट्रेन जो हीट किल था उसको मिक्स किया आर स्ट्रेन लाइव के साथ, एंड देन इंजेक्टेड, एंड ही गॉट सरप्राइज क्योंकि माइस उसमें डाई हो गया। देखिए, हीट किल एस स्ट्रेन, माइस लाइव है, आर स्ट्रेन माइस लाइव है, बट दोनों को मिलाया तो ऐसा क्या हुआ कि माइस डाई हो गया। समझे? सो व्हेन ही injected a mixture of heat kill S and live bacteria, the mice died. Moreover, he recovered live S bacteria from the dead mice. उसको वहाँ से live S bacteria और मिले। Then he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. समझ में आया ये लाइन? क्या बोल रहा है कि उसने आर स्ट्रेन को, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था पर उसका मटेरियल वहीं पे था, उसने क्या किया? आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उससे कोई तो मटेरियल आर में ट्रांसफ़र हुआ, कोई जेनेटिक मटेरियल, और उसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब उसने अपने चारों तरफ एक स्मूथ कॉलोनी बना ली और अब वो विरुलेंट हो गया। ठीक है, तो अब ये समझ नहीं आया कि वो जो जेनेटिक मटेरियल जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र हुआ आर में, उस जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है ये ग्रिफिथ नहीं बता पाया। उसने बोला कि कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है? एस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। दैट्स इट। ओके, तो ग्रिफिथ ने सिर्फ इतना ही बताया। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कि यही जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था,
इसका केमिकल नेचर देखना है कि इसमें एक्चुअली कौन सा मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीज़ें करने के लिए. सो प्रायर टू वर्क ऑफ ऑस्टवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड मैकलेन मैकार्टी, है ना, ये 3 साइंटिस्ट आए. जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन. पहले सोचा कि शायद जेनेटिक मटेरियल जो ये कर रहा है वो प्रोटीन है. दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने क्या किया, दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल, है ना, क्या क्या प्योरीफाई किया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म आर सेल इनटू एस सेल. समझ में आया. इसने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्टेन है उसे 3 बायोमोलिक्यूल आइसोलेट किए. कौन कौन से, एक किया प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, क्लियर है. अब है ना, देखिए मैं इसको पहले समझा देती हूँ आपको. प्रोटीन को उसने डाइजेस्ट कराया किससे, प्रोटीएज से. तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, है ना. ओके. आरएनए को कराया आरएनएज से, ये भी डिग्रेड हो जाएगा. और डीएनए को ट्रीट कराया डीएनए से, अगेन ये भी डिग्रेड हो जाएगा. समझे. ठीक है बेटा. अब क्या किया, अब उसने इसी सब को किसके साथ मिक्स करा, मतलब डाइजेस्ट कर दिया और फिर इसी को ही आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कराया. एंड देखा क्या आर स्ट्रेन डिजीज कॉज कर मतलब कन्वर्ट हो रहा है या नहीं. फिर उसने देखा, इसको इंजेक्ट कराया, इस वाले सोल्यूशन को उसने इंजेक्ट कराया माइस के अंदर. इसने देखा कि माइस डाई हो गया, नहीं सॉरी माइस लाइव है. ठीक है, ओके. एक मिनट, यस सॉरी, माइस क्या हो गया, डाई हो गया. ओके, इसमें कराया, इसमें भी माइस डाई हो गया. बट उसने देखा जब डीएनए वाला कराया तो माइस लाइव है. यानी कि डीएनए जो था वो ही रिस्पॉन्सिबल था हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट करने के लिए. एंड वो जब डिग्रेड हो गया तो माइस के अंदर एस स्ट्रेन नहीं बना. एस स्ट्रेन नहीं बना तो माइस के अंदर निमोनिया नहीं हुआ तो माइस लाइव कंडीशन में ही है. बट इन दोनों में क्या था, इन दोनों में डीएनए इंटैक्ट है. ये दोनों डाइजेस्ट भी हुए, फिर भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में समाउ कन्वर्ट हो गया एंड उसकी वजह से माइस जो है वो डाई हो गया. तो इट मीन्स कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग. चलिए इसको रीड कर लेते हैं. सो दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म. They also discovered that protein digestive enzyme protease and RNA digestive enzyme RNase did not affect transformation. So that transforming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNA did not inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They conclude that DNA is the hereditary material, but not all biologists were confirmed. ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ इस तरह का बताया. समझ आया. तो इन्होंने बताया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या कर रहा है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, चलिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. इट वॉज डन बाय हर्शे, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952. ओके, ध्यान रखिए. एंड इट वॉज अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब कि फुल प्रूफ नहीं था. इट वॉज, इसको बोला जाता है इट इज़ अ ब्लंडर एक्सपेरिमेंट. ओके, सो उन्होंने क्या किया, दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, वी नो, है ना. द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटीरियल दैट एंटर द बैक्टीरियल सेल, दैट वी नो. द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटीरियल एज ऑफ its own and subsequently manufacture more virus particle. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. अब उसको पता करना था. सो देखिए, अब ध्यान रखिए, जैसे कि वायरस का जो स्ट्रक्चर, उसमें एक्चुअली 2 ही चीज़ें होती हैं. एक होता है ये कैप्सिड, यानी कि क्या है, प्रोटीन, और अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए, वॉट एवर इट इज़. ठीक है, ये है. तो वायरस के स्ट्रक्चर में से 2 ही है. अब इसको पता करना है इन दोनों में से क्या ट्रांसफर होता है. दे ग्रू सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन द मीडियम दैट कंटेन द रेडियो एक्टिव सल्फर, है ना. कुछ वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया,
कुछ को सल्फर में कराया। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि फॉस्फोरस अ पार्ट ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस आता है। तो जब वायरस ग्रो कर रहा है तो वो डीएनए लेगा, वो फॉस्फोरस लेगा और डीएनए बनाने के लिए। तो उसमें फॉस्फोरस कैसा वाला आ गया, रेडियो लेबल आ गया उसके डीएनए के अंदर। ओके, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स द फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। Similarly, virus grown on the radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. समझ में आया इतना? ओके, रेडियोएक्टिव फाजेस आर वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एक बार देख लेते हैं। इसको सल्फर से करवाया तो इसका जो प्रोटीन है दैट इज, तो देखिए जो भी रेडियो लेबल है ना उसको रेड कलर से दिखाया, तो इसका बाहर का जो प्रोटीन कोट आप देखेंगे दैट इज ऑल रेड कलर। अरे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल को रेड दिखा दिया, ठीक है ना। नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं, दे बोथ वर अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। देखिए क्या किया, हमें अब ये पता ही होगा कि जेनेटिक मटेरियल ही है जो अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये जो प्रोटीन कोट है ये यहीं बाहर ही रहता है, पूरा वायरस एंटर नहीं करता है कभी वो होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ और दोनों इन्फेक्शन करने के बाद उनकी ब्लेंडिंग कर दी, जिससे क्या हुआ, ये जितने भी वायरस पार्टिकल बाहर के कैप्सिड है वो सब रिमूव हो गए, है ना। रिमूव इन द सेंस कि उसी सोल्यूशन में है बट ई कोलाई सेल से डिटैच हो गए, ठीक है, दोनों को डिटैच हो गया। अब उसने क्या किया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। बैक्टीरिया विच वॉज, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो चीज़ें दो में सेपरेट हो जाती है, कुछ हैवी चीज़ें तो पैलेट में आ जाती है और बाकी चीज़ें क्या रहेगा, सुपरनेटेंट में रहेगा, बाकी चीज़ें क्या रहेगी, सुपरनेटेंट में, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटीरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया को देखा गया कि क्या वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, तो क्योंकि डीएनए ही ट्रांसफ़र हुआ था बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या शो कर रहा था, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, ठीक है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वॉज नॉट रेडियो एक्टिव। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट्स पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया तो ये बैक्टीरिया तो रेडियो एक्टिव है इन केस ऑफ डीएनए 1, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं शो कर रहा। और जो सुपरनेटेंट है, तो ये जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया सेल थी, ये पैलेट में हमें मिली तो ये रेडियो एक्टिविटी। अब जो सुपरनेटेंट है, इसमें सुपरनेटेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी मिली, ठीक है, एंड इसके सुपरनेटेंट में हमें नहीं मिली क्योंकि इसके सुपरनेटेंट में तो ये गया है ना, तो वहाँ पे तो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसके पैलेट में हमें रेडियो एक्टिव मिली, है ना, रेडियो एक्टिविटी मिली। डिड यू गेट इट? दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्शे एंड चेस। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डीएनए इज कंसिडर एज अ जेनेटिक मटेरियल, वाई नॉट आरएनए। देखिए डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, ऑक्सी और डीऑक्सीराइबोस का। तो डीएनए वाई इट इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, सॉरी डीएनए क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है। तो देखिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको होने के लिए देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड, उसी केस में हम उसको जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, बात करते हैं वो। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट डिबेट बिटवीन प्रोटीन एंड वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वॉज अनइक्वली equivocally resolved from the Hershey's experiment. It became an established fact that it is DNA that act as a genetic material. However, it is subsequently became clear that in some virus, RNA is the genetic material. For example, like tobacco mosaic virus, QB bacteriophage. Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material, whereas RNA perform the dynamic function of messenger, अडेप्टर, ये कुछ रोल्स आरएनए परफॉर्म करता है, आगे हम बात करेंगे, है ना। दे हैज़ टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो ऐसा क्यों है। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। अब मैं यही एंड टू एंड बता देती हूँ, दोनों ही अपना रेप्लिका जनरेट कर सकते हैं, बोथ, है ना, बोथ डीएनए आरएनए,
ठीक है। बट इन केस ऑफ डीएनए उसको पहले कन्वर्ट होना होता है आरएनए में, फिर उसको कन्वर्ट होना होता है प्रोटीन में, है ना, अपना प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए, और आरएनए डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। तो एक स्टेप कम चाहिए आरएनए में एज कम्पेयर टू डीएनए। सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। सो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि डीएनए जो है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। आप देखिए आरएनए जो है, आपको अगर ध्यान हो तो आरएनए में हमने क्या बात करी थी, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे OH होता है आरएनए में जबकि डीएनए में नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस OH ये क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव, समझ रहे हो, राइट। सो वो है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। नाउ तो इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है, कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए, जबकि इसकी कंपैरिजन में स्टेबल है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। नाउ म्यूटेशन होना चाहिए, आरएनए में ज़्यादा म्यूटेशन होता है, इट फास्टली म्यूटेट करता है वो एज कम्पेयर टू डीएनए, तो दोनों में ही है ये कैपेबिलिटी। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर में एक्सप्रेस हो, बट एक्सप्रेशन में आरएनए जल्दी एक्सप्रेस करता है एज कम्पेयर टू डीएनए। ओके, तो चलिए चारों कैरेक्टर देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा फिर जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए। If one examines such requirement one by one, because of the rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid have the ability to direct their duplication, है ना। The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself। तो इसलिए प्रोटीन तो है ही नहीं, डीएनए आरएनए ये कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, the genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age, or with change in physiology of organism. Stability is one of the property of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material, है ना। तभी तो genetic material destroy भी नहीं हुआ और उसने R strain को S में convert कर दिया। This now can easily be explained in light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions were provided. Further, 2H group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA labile and easily degradable. बहुत ज़्यादा reactive कर देता है, easily degrade भी हो सकता है। RNA is also now known to be as a catalytic, hence reactive. Therefore, DNA chemically is less reactive and is structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, DNA is better genetic material than the RNA. In case of stability, DNA ज़्यादा stable है as compared to RNA. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. Okay, detailed discussion about this requires understanding of process of repair in DNA, तो वो हम डिटेल नहीं जा रहे, you will study these process in higher classes, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि थामिन की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी उससे मिलती है। Both DNA and RNA, थर्ड पॉइंट है हमारा, are able to mutate. In fact, DNA being unstable mutate at a faster rate. Consequently, virus having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster, है ना। तभी तो आपने सुना होगा लाइक कोरोना वायरस में क्या हुआ था, बिकॉज RNA जेनेटिक मटेरियल वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, एंड यू विल एबल टू नो कि कितने म्यूटेंट उसके आगे, कितने बार बार म्यूटेंट आ रहे थे, ठीक है। नाउ RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. Protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material, है ना, क्योंकि अगर अनस्टेबिलिटी हुई तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी, वो बहुत जल्दी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। For the transmission of genetic information, RNA is better, but overall DNA is the genetic material. चलिए बात करते हैं RNA वर्ल्ड की। From foregoing discussion, an immediate question become evident, which is the first genetic material. सबसे पहले genetic material क्या था? It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the fact and points. RNA was the first genetic material. There is now
enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. RNA ही था बट वो इतना अनस्टेबल था कि फिर वो इवॉल्व हो गया DNA के फॉर्म में. ओके, DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repair. ओके, RNA सिंगल स्टैंड में भी मिलता है बट DNA कभी भी सिंगल स्टैंड में नहीं मिलता है. तो दैट्स वाई DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. रेप्लिकेशन जो है एक्सक्यूज मी, रेप्लिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ओके, यहाँ तक का पढ़ के रखिए. ये जितनी भी डिस्कवरीज हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनको ज़रूर पढ़ना. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.